हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन है कि नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां कहाँ स्थित है। ओके, तो आपको बताना है कि नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां कहाँ पर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब हम आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो आज के करंट अफेयर का हमारा पहला सवाल है कि मई 2020 में प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो बताइए कि इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड इनमें से किसको दिया गया है। यहाँ पर इनकी फोटो भी है। तो ये अवार्ड दिया गया है राजीव जोशी को। ओके, तो ये एक भारतीय अमेरिकन राजीव जोशी हैं। इनको प्रेस्टिजियस इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इन्हें ये अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटीज को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। हाँ, ये डॉक्टर जोशी, इन्होंने अमेरिका में 250 से अधिक इन्वेंशन जो पेटेंट करवाई हैं और ये न्यूयॉर्क में आईबीएम थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम भी करते हैं अभी। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेगल ने एसएमईज और स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन शुरू करने के लिए निम्न में से किसके साथ पार्टनरशिप की है। तो सीधा सा मतलब यहाँ पर यह है कि जो एसएमईज और जो नई स्टार्टअप है उनके लिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर जेगल ने इनमें से किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप की गई है वीजा के साथ में। ओके, तो फिनटेक स्टार्टअप जेगल ने एसएमईज यानी कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के लिए इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन शुरू करने के लिए वीजा के साथ पार्टनरशिप की है। अब ये दोनों कंपनी यानी कि जेगल और वीजा एक साथ छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे इनकी, यानी कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करेंगे, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और जो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस है उनको बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। तो ये था इसके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में लुइगी सिमोनी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे। तो बताइए कि जो लुइगी सिमोनी थे ये किस खेल से संबंधित थे। ये फुटबॉल से संबंधित थे। ओके, ये इंटर मिलान के पूर्व कोच भी थे। इन्होंने 1998 में यूईएफए कप टाइटल के लिए इटालियन टीम को लीड किया था। ओके, यूईएफए यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, तो उसके कप टाइटल के लिए इन्होंने इटालियन टीम को लीड किया था। तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना को नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स नामक स्क्वाड्रन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े के साथ कोयम्बटूर के पास सुलूर बेस पर चालित करने के लिए तैयार किया गया है और इसकी लॉन्चिंग कौन करेंगे। तो बताइए इसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा की जाएगी। तो इसकी लॉन्चिंग की जाएगी आरकेएस भदौरिया द्वारा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको नंबर 18 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो नंबर 18 स्क्वाड्रन जिसका निकनेम क्या है, फ्लाइंग बुलेट्स। इसका फॉर्मेशन 1965 में हुआ था 11 पायलट के साथ में और उस समय फॉलेंट जेनेट एयरक्राफ्ट मिला था उन्हें। और अभी वापस नंबर 18 स्क्वाड्रन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े के साथ सुल्लूर एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है, ये कोयम्बटूर के पास में पर लॉन्च किया गया जा रहा है। इसे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाँ, ये मॉडर्न मल्टी रोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट करने वाला इंडियन एयरफोर्स का दूसरा स्क्वाड्रन है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 को सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद 2019 के 341.31 लाख टन के आंकड़ों को पार करके 2020 में कितने लाख टन हुई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 341.56। ठीक है, तो वैसे गेहूं की कटाई आमतौर पर मार्च के अंत में होती है और हर साल अप्रैल के पहले वीक में खरीद शुरू हो जाती थी, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से सब कुछ एकदम से रुक गया था और इस वजह से सरकारी एजेंसी द्वारा गेहूं की खरीद में थोड़ी देरी भी हुई है। तो हमारे इस सवाल के बारे में ये था कि इसका आंसर क्या था, 341.56। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मई 2020 में हाना किमुरा का निधन हो गया, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित थी। तो यह है हाना किमुरा, ये रेसलर थी यानी कि पहलवान। ओके, तो ये जापान की प्रो रेसलर थी। इनको स्टारडम का 2019 का फाइटिंग स्पिरिट अवार्ड भी मिला था। ये फेमस जापानीज रियलिटी शो जो टेरेस हाउस है उसकी कास्ट मेंबर थी, यानी कि ये एक्टर भी थी, जिसमें कि 3 मेल और 3 फीमेल टेम्पररली एक घर में रहते हैं। तो ये उसकी एक्टर भी थी। तो ये था इनके बारे में। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मई 2020 में 450 करोड़ रुपए जारी किए, जो 950 करोड़ के औद्योगिक प्रोत्साहन की पहली किस्त है। तो बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 450 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो ये किए गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा।
तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने 450 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये एमएसएमईज के लिए 1110 करोड़ रुपए के रीस्टार्टअप पैकेज का हिस्सा है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। और अब मैं थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। ओके, और यहाँ के जो प्रमुख उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क है, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क के। तो पहला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क और एक तीसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ओके, और यहाँ के जो प्रमुख डैम है उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ का डैम है, एक डैम है जिसका नाम है नागार्जुन सागर डैम, जो कि कहाँ बना हुआ है, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। एक है श्रीशैलम डैम जो भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और एक तीसरा डैम है पोलावरम डैम, जो कहाँ बना हुआ है, गोदावरी नदी पर बना हुआ है। तो ये था इस सवाल के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में किस राज्य ने अगले 3 महीनों में अपने सभी 16 सब डिविजनल अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बताइए कौन सी राज्य की सरकार ने मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम को लगाने का फैसला किया है? तो ये किया गया है बिहार की सरकार द्वारा। ओके, तो बिहार की सरकार केरल के जैसे वॉक इन कियोस्क की खरीद और अगले 2 सालों के लिए दवा की आपूर्ति के लिए एक आदेश देने के लिए भी तैयार हो गई है। तो जैसे केरल ने किया था वैसे ही ये करना चाह रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था कि SCQ यानी कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है उसकी भी 3.5 मिलियन स्ट्रिप्स इन्होंने शामिल कर लिए कि अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम ये भी पहले से ऑर्डर करके रखेंगे तो हमारे पास में पहुंच जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किसने किया? तो हमें बताना है कि जो भारतीय विवाद समाधान केंद्र है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन ये है जस्टिस AK सिकरी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AK सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये पेपरलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एनवायरनमेंट देगा। ठीक है, और इसी के साथ ये सेंटर ऑफलाइन के साथ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी ऑफर करेगा। तो ये था इनके बारे में, सेंटर के बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए समिति का प्रमुख होगा? तो हमें बताना है कि जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें सुधार के लिए एक समिति बनाई गई है। उस समिति का जो हेड है वो कौन होंगे? तो बताओ इस समिति के हेड कौन होंगे? तो इस समिति के हेड होंगे राजेश भूषण। ओके, तो इंडिया की ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में रिफॉर्म्स के लिए यानी कि सुधार के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट की कमेटी बनाई गई है, जिससे कि अप्रूवल प्रोसेस फास्ट ट्रैक्ड बनाया जा सके। ओके, तो कमेटी अभी के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेगी और फिर जो भी उसमें सुधार की संभावना होगी उसके लिए रिकमेंडेशंस दी जाएगी। और इस समिति की अभी अध्यक्षता कौन कर रहा है, मतलब इस समिति के जो हेड कौन है, वो है राजेश भूषण जी। तो ये थे इस सवाल के बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? तो बताइए कि इनमें से किस देश के लिए एक युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने की मदद भारत ने की है? तो ये की है युगांडा में। ओके, तो इस सैन्य युद्ध खेल केंद्र का उद्घाटन युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने किया था। और युद्ध खेल केंद्र का नाम यहाँ पर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर नाम रखा गया है इंडिया। ओके, और अब मैं थोड़ा सा आपको युगांडा के बारे में बता देता हूँ। तो युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला। क्या है? कंपाला। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है युगांडा सिलिंग। ओके, तो ये था इसके बारे में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने हाई परफॉर्मेंस मैग्नीशियम अलॉय का विकास किया है जो ऑटो एरोस्पेस उद्योग में स्टील एल्यूमिनियम को बदल सकता है? तो बताइए कि किस इंस्टीट्यूट द्वारा हाई परफॉर्मेंस मैग्नीशियम अलॉय का विकास किया गया है जो कि ऑटो फील्ड में, एरोस्पेस में और जो इंडस्ट्री में स्टील और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ओके, तो IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी और US आर्मी लेबोरेटरी के साथ मिलकर हाई परफॉर्मेंस मैग्नीशियम अलॉय को बनाया है। किसके साथ मिलकर बनाया है इन्होंने? कि नॉर्थ टेक्सास यूनिवर्सिटी और US आर्मी के लेबोरेटरी के साथ किसने काम किया था? IIT मद्रास ने। और उन्होंने फिर ये
हाई परफॉर्मेंस मैग्नीशियम एलॉय का निर्माण भी किया है। तो IIT मद्रास से इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मई 2020 में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो बताइए किस राज्य सरकार ने ये काम किया है? तो ये काम किया गया है राजस्थान की सरकार द्वारा। ओके, अब मैं थोड़ा सा राजस्थान के बारे में दो चीजें बता देता हूँ आपको जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो है राजस्थान की जो चीफ जस्टिस बने हैं अभी थोड़ा दिन पहले, उनका नाम है इंद्रजीत मोहंती। ओके, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। ओके, तो ये दिन दुनिया भर में उन बच्चों की याद करने के लिए चिन्हित किया गया है जो लापता हैं और कुछ बच्चे ऐसे जो पाए भी गए वापस। तो अमेरिका में 1983 से गुमशुदा बाल दिवस की शुरुआत हुई थी और इसकी तारीख उस दिन रखी गई है जब 6 साल का एक बच्चा जिसका नाम था एटन पार्ड्स, वो 25 मई 1979 को लापता हो गया था। तो उसी के लापता होने के दिन पे इस दिन की शुरुआत हो गई, इसी दिन को रखा गया। मतलब 25 मई को लापता हुआ था और 25 मई को लापता दिवस मनाया जाने लगा। तो पता नहीं क्या है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा राज्य 1100 दुर्बल पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बताइए इनमें से कौन सा राज्य एक अनूठी रिपोर्ट जारी करेगा? किसके लिए? जो दुर्लभ पौधे हैं उनके विलुप्त हो रहे हैं वो, तो उनके संरक्षण के लिए एक रिपोर्ट जारी की है, तो वो की गई है उत्तराखंड द्वारा। ओके, तो फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी द्वारा इस संरक्षण कार्यक्रम को चलाया गया था जिसमें अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ और चित्रक जैसी जड़ी बूटियां शामिल है। तो ये जड़ी बूटियां क्या ये विलुप्त होने जा रही थी, तो इनके संरक्षण के लिए उन्होंने एक अनूठी पहल जारी की है। तो इन्हीं के बारे में आपको बता रहा था। तो ये रिपोर्ट इन्होंने 24 मई को जारी की गई थी। तो अब मैं थोड़ा सा आपको उत्तराखंड के बारे में बता देता हूँ। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है उनके नाम ऐसे हैं। पहला है कार्बेट नेशनल पार्क, दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क, एक है गोविंद नेशनल पार्क, एक है नंदा देवी नेशनल पार्क और एक है राजाजी नेशनल पार्क। तो इसको ये नाम आपको याद रखने हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीन से सैन्य तनाव के बीच भारत ने लद्दाख के साथ किन राज्यों से जुड़े LAC पर सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है? LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो बताइए कौन से राज्यों में उपस्थिति बढ़ा दी है सेना की? तो ये पहला उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जगह पर भारतीय सेना ने अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हुआ क्या है कि इंडिया चाइना LAC पर कई लोकेशंस पर टेंशन देखने को मिली है और दोनों सेनाओं की हलचल भी बढ़ गई है। यहाँ पर हुआ ये कि चीन LAC को क्रॉस करके अंदर की ओर घुस रहा है, मतलब भारत की अंदर की सीमा में चीन आ रहा था और भारत गलवान घाटी में सड़क और पुल बना रहा है और चीन बिना वजह इसका विरोध कर रहा था। तो भारत क्या है कि अपनी सीमा के अंदर ही हम सड़क बना रहे थे, पुल बना रहे थे और चीन बिना वजह इसका विरोध कर रहा था। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बता दूं कि गलवान घाटी में 1200 से 1500 सोल्जर्स तैनात है। किनके? इनके चीनी सैन्य, मतलब चाइना के इतने सोल्जर्स तैनात हैं। कहाँ पर? गलवान घाटी में। और इंडिया ने भी लेह में स्थित 3 इन्फेंट्री डिवीजन जिसमें कि पर डिवीजन 10 से 12,000 जवान हैं, उनके ऑपरेशन उनके लिए मतलब ऑपरेशन अलर्ट भेज दिया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप पहले से तैयार रहें। और सैटेलाइट इमेज से ये भी देखा गया है कि चीन के द्वारा हैवी ड्यूटी मशीनरी लाई जा रही है और चीन वहाँ पर बंकर भी बना रहा है। और अक्साई चीन में जो चाइना ने फाइटर प्लेन भी तैनात कर दिए हैं। तो इंडिया ने भी लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अपनी भी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चाइना को वैसे तो जो भी उन्होंने चाइना वालों ने किया है उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी, पर यहाँ पर तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है और चाइना पूरी दुनिया पर अपना एग्रेशन दिखा रहा है। तो ये था इसके बारे में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी की किस महिला को चुना गया है? किस महिला ऑफिसर को चुना गया है? तो बताइए, यहाँ पर इनकी फोटो दी गई है। तो ये है मेजर सुमन गवनी। ओके, तो इन्होंने सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया है। ये महिला शांति सेना की मेजर है
ओके। और पहली बार किसी भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार दिया जा रहा है। ओके, तो मेजर गौनी इस पुरस्कार समारोह के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये नहीं जा सकी और यहीं पर इनका ऑनलाइन समारोह के दौरान इनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये था इसके बारे में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।